वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। राही की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस है 2026 को टारगेट करते हुए जो कर रहे हैं हम आंसर राइटिंग। एमपीपीएससी मेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2026 के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और यह पता नहीं हमारे कितने, लगभग 10-12 नंबर की टेस्ट सीरीज होगी यूट्यूब पर, जो डेली हम जो है करते हैं और एक टारगेट बना करके टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और यह जो है हमारी आंसर राइटिंग भी चल रही है इतिहास विषय की, और समस्त टॉपिक से हम क्या है, कितने भी टॉपिक हैं, कोई भी जितनी भी यूनिट हैं, उन सभी से हम जो है 5 2 मार्कर प्रश्न, 2 6 मार्कर और 1 10 मार्कर प्रश्न कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अभ्यास होता है। अगर आप इस प्रकार से हर प्रश्न से कर लेते हैं, यकीन मानिए आप एमपीपीएससी का प्री निकालने के बाद इतना समय नहीं दे पाएंगे। वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट से 2-4 टेस्ट लगा पाएंगे। लेकिन आप जो इस प्रकार से एक ठहराव के साथ में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बहुत ही ये लाभदायक होगी। और यह है आपको सिलेक्शन के लिए जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। आप भले ही पूरा का पूरा याद है, आप फिर भी नहीं ले सकते हैं, ये गारंटी है मेरी। चलिए, तो ये अभ्यास ज़रूरी है। और कहूँगा कि यदि धाराएं प्रतिकूल न हों तो कैसी परीक्षा। तो ध्यान रखना, अगर आपकी ज़िंदगी में प्रतिकूलता लग रही है कि सब कुछ हमारे खिलाफ चल रहा है, नहीं हो रहा है, यकीन करिए वही आपका एक लक्षण है, एक विशेषता है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। वरना खुशी तो जो है चोरी करने से भी मिल जाती है। तो एक अच्छा आप पद व्यक्तित्व बना रहे हैं, और व्यक्तित्व के निर्माण में समय तो लगता ही है, तो समय तो लगेगा। अगर आप चलना चाहते हैं, ये समय ही बताएगा आगे चल करके कि आपने क्या किया है। अपनी आप पिछली ज़िंदगी को देखिएगा, आप 2 मिनट शांत होकर के आप पिछली ज़िंदगी को देखिएगा, कैसे थे और अभी कैसे हैं, क्या अर्जित किया है, क्या खोया है, ये सब आपको एहसास हो जाएगा। चलिए, अगर लाखों लोगों में एक बनना चाहते हैं तो लाखों से हट कर के आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लाखों से ज़्यादा आपको दर्द भी लेने पड़ेंगे, तभी आप जो है लाखों में एक बन पाएंगे। हमारा जो है इतिहास का टॉपिक है गुप्त काल का, और गुप्त काल में जो है हम यहाँ से देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ हम लिखने का तरीका भी सीखेंगे। तो हमारे पास में जो है पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न में क्या है, लिच्छवी दौहित्र क्या है, लिच्छवी दौहित्र। आज थोड़ी सी चर्चा जो है ज़्यादा ब्रॉड ना करते हुए, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, एक दूसरे काम से मुझे जो है जाना है, तो थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। लिच्छवी दौहित्र, तो लिच्छवी जो आप जानते हैं, मैंने जो है स्टोरी बताई हुई थी आपको कि चंद्रगुप्त प्रथम नाम का एक व्यक्ति था, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। और यह क्या था, प्रथम जो है स्वतंत्र शासक था। महाराजा धीराज किसने उपाधि धारण की हुई थी, और उपाधि धारण करने के बाद में जो है क्या, उपाधि धारण करने के बाद में इसने क्या है, एक संवत भी चलवाया हुआ था 319 ईस्वी से, हम क्या कहते हैं, गुप्त संवत कहते हैं। तो इसी का जो पुत्र जिसने विवाह किया था, किससे विवाह किया था इसने, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, जिसका नाम था क्या, राजकुमारी ही नाम था। लिच्छवी राजकुमारी से इसने विवाह किया था। तो जो इसका पुत्र होगा उसे क्या कहा जाएगा, लिच्छवी दौहित्र कहा जाएगा, यानी कि भांजा होता है। दौहित्र का मतलब क्या होता है, जो भांजा से इसके संदर्भ लिया जाता है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, क्योंकि वह लिच्छवियों का क्या था, दोहिता था, यानी कि भांजा था, इसलिए उन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। तो चलिए, समुद्रगुप्त का ये नाम लिखा हुआ है, एक दूसरा नाम है, समझ लीजिएगा। क्या लिखेंगे, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का अन्य नाम, तो क्या है, लिच्छवी दौहित्र ये है। कारण क्या था ऐसा कहने का, क्या कारण था कि ऐसा कहा, क्योंकि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का ये पुत्र था। किसका पुत्र था, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था, इसलिए यह कहा गया था। कहाँ पर ये जानकारी मिलती है, यह जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आज हम जो है स्वर्ण युग की अवधारणा देखेंगे। यकीन मानिएगा, आज तक आपने ऐसी अवधारणा का जो है वर्णन नहीं पढ़ा होगा। आपको ऐसा एक जो है मूल्यांकन विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि स्वर्ण युग के आपके असली कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। फिर चाहे वो इतिहास का स्वर्ण युग हो, चाहे कला संस्कृति का स्वर्ण युग हो, चाहे मुगल काल का स्वर्ण हो, फिर कहीं का भी स्वर्ण युग हो, आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, ये प्रश्न मैंने लिया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारे पास में 2 मार्कर का, वो है आपका एरण अभिलेख। और एरण अभिलेख कहाँ पर स्थित है, सागर में। और ये इतिहास में किस लिए जाना जाता है, यह जाना जाता है सती प्रथा के प्रमाण के लिए जाना जाता है। किस लिए, यह जानते हैं हम, सती प्रथा के प्रमाण के लिए जाना जाता है। और क्या, सती प्रथा के प्रमाण के लिए जाना जाता है। खास बात यह है, देखिएगा समझिएगा, कि एक गुप्त शासक है जिसका नाम है भानुगुप्त। क्या नाम है, भानुगुप्त। और भानुगुप्त का एक सेनापति है जिसका नाम है क्या, मूलगोप। क्या नाम है,
मूल गोप नाम है। मूल गोप जो है हूणों से आक्रमण करते हुए, किससे, हूणों से आक्रमण करते हुए क्या हो जाता है, रणभूमि में शहीद हो जाता है। क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। तो मूल गोप की जो पत्नी है, संभवतः क्षत्रिय रहा होगा जो सेना में काम करता है, तो मूल गोप की जो पत्नी है वो शहीद होती है और उसका जिक्र कहाँ पर मिलता है, इस एर्णावलेख में मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में यह अभिलेख स्थित है और इसका समय क्या है, 510 ईस्वी का है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, भानुगुप्त के द्वारा करवाया गया था। विशेष जो है क्या है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है इसमें देखने को मिलता है। इतनी जानकारी लिख देंगे आपको 2 मार्कर में, कोई कम नहीं करेगा, गारंटी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तोरमाड़, तोरमाड़ क्या था भाई, मध्य एशिया के आक्रमणकारी थे, हूण था ये, कि क्या था, हूण था, जो गुप्त काल में इसने क्या किया हुआ था, आक्रमण किया हुआ था। और इसी का बेटा आगे चल करके जो मिहिर कुल हुआ, कौन, मिहिर कुल, इसने क्या कर लिया था, अति कर ली हुई थी। बाद में मिहिर भोज ने से जो है क्या किया था, पारित किया था। तोरमाड़ गुप्तकालीन जो है हूण आक्रमणकारी है। यह जैन धर्म का जो है अनुयायी था। अब कहानियाँ अलग अलग प्रचलित हैं। अभी जो विक्रमादित्य की कभी क्लास होगी, जो मध्य प्रदेश का शासक है ये गर्दभिल्ल वंश, उसमें चर्चा करेंगे किस प्रकार से यहाँ आए हुए थे। और इसका जो पुत्र है यानी कि तोरमाड़ का जो पुत्र था मिहिर कुल ने कई भारत में आक्रमण किए थे। आप बता सकते हैं, आप प्रभाव बता सकते हैं, एक हेडिंग डाल करके इसका प्रभाव क्या हुआ था। तो गुप्तों का जो है पतन के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदार कारण था हूणों के आक्रमण। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का नेपोलियन, तो नेपोलियन देखिएगा एक फ्रांस का सेनापति था। नेपोलियन कौन था, इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस का सेनापति था। और अपने जीवन के अंतिम समय पर, कब, जीवन के अंतिम समय पर इसने एक अभियान जो है किया हुआ था और उस अभियान में कभी पराजित नहीं हुआ था। इसलिए जो व्यक्ति भी पराजित नहीं हुआ कभी, उसे क्या कहा गया, नेपोलियन कहा गया। हालांकि ये इतिहास की विडंबना है कि भारतीय इतिहासकारों, भारतीय जो मतलब वीर पराक्रमी और जो माइलस्टोन हुए हैं उनकी तुलना विदेशियों से की जाती है, जबकि वास्तविकता तो ये होना चाहिए कि विदेशियों की तुलना भारतीयों से होना चाहिए। क्योंकि कहाँ नेपोलियन, समुद्रगुप्त जो लगभग 5वीं शताब्दी का व्यक्ति है, कब का है, 5वीं शताब्दी का व्यक्ति है, और कहाँ नेपोलियन जो बहुत बाद में आएगा, 15वीं सदी में आएगा। तो भाई महान कौन होगा, पहले वाला महान होता है ना, बात का थोड़ी ना होगा। तो पहले वाले से अक्सर तुलना की जाती है, परंतु भारतीय इतिहास को इस प्रकार से गढ़ा गया है, यकीन मानिएगा मैं समय समय पर ये आपको चीज़ें बताता रहूँगा, ताकि जब भी कभी बकवास हो ऐसी, आपको ऐसा लगे तो आप इतिहास के अपनी असलियत पन्ने खोल सकें और बता सकें कि योग्यता क्या थी। भाई ये जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है नेपोलियन ने अभियान किया हुआ था, लेकिन समुद्रगुप्त पूरे जीवन में कभी नहीं हारा था। भाई 9 राज्य जो है आर्यावर्त के जीते थे, कई आठवें राज्य जीते थे, और 12 राज्य दक्षिण में जीते हुए थे, कुछ पूर्व में जीते हुए थे, पश्चिम में भी जीते हुए, कई राज्य जीते हुए थे, जीवन पर्यंत कभी हारा नहीं था। फिर भी इसे नेपोलियन की तुलना की जाती। चलिए ठीक है। जो एक अंग्रेज इतिहासकार है जिसका नाम है समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ, पूरा नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ, द्वारा यह उपाधि दी गई थी। और यह उपाधि जो है इस व्यक्ति ने कहाँ पर दी हुई थी, अपनी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दी हुई थी। और ऐसा कहने का कारण क्या था, तो समुद्रगुप्त ने जो दिग्विजय अभियान जारी किए थे, जिसमें आर्यावर्त के 9 राज्य, दक्षिण के 12 राज्य जीते हुए थे, इसमें कभी वो पराजित नहीं हुआ था। इन अभियानों के कारण उसे क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। देखिए बहुत सारे नेपोलियन हैं भारत में, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर कहा जाता है। हिंद का नेपोलियन लक्ष्मीकरण को कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन जो है राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है, राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। मध्य भारत का नेपोलियन जो है यशवंतराव होलकर को कहा जाता है। तो ये जो है ऐसे ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारा 2 नंबर में जो है अंतिम प्रश्न है गुप्त संवत। तो ये जानते हैं गुप्त संवत जो है 319 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। क्या नाम था, चंद्रगुप्त प्रथम नाम का एक जो गुप्त शासक हुआ, इसने पहली बार स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और जो है अपना राज्य स्वतंत्र किया। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके पहले राजा होते थे सिंपल, जो गुप्तों के श्रीगुप्त और घटोत्कच केवल राजा थे, किसी के अधीन हुआ करते थे, लेकिन इसने स्वतंत्रता घोषित कर दी। वो समय था 319 का, और इसी समय पर जो है एक सोने का सिक्का जारी कर दिया अपने प्रेम की निशानी पर, जिसे राजा रानी प्रकार का सिक्का कहते हैं। कुमार देवी और इसके दोनों का चित्र अंकित है उसमें। तो यही सम्मत जो है, यही समय गुप्त सम्मत कहलाया था। तो समय कौन सा था, 319 ईस्वी का। जानकारी मथुरा अभिलेख से मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये जानकारी सी कहाँ से मिलती है, फैक्ट प्री के लिए भी है, मथुरा अभिलेख से। कारण क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक और राजा रानी प्रकार का स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था इसी समय पर। तो ये आपको ध्यान रखना है 2 मार्कर में। अब बात करते हैं हम 5 मार्कर प्रश्नों की बात करते हैं। और 5 मार्कर प्रश्न में जो है
कहाँ समुद्रगुप्त के दिग्विजय अभियान पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। ये 5 मार्कर का प्रश्न है, आपको 60 शब्दों में लिखना है और जो आपको 6 नंबर इसके मिलेंगे, क्या लिखेंगे, समुद्रगुप्त का जो दिग्विजय अभियान है, सबसे पहली बात देखिएगा, एक जो अभिलेख है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगर नहीं जानते हैं आपकी प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशस्ति का मतलब होता है उपलब्धियाँ। क्या होता है, उपलब्धियाँ। और इसकी रचना जो है हरिसेन के एक मंत्री थे जिनका समुद्रगुप्त के मंत्री थे जिनका नाम था हरिसेन, ये इनके द्वारा की गई थी। इसमें जो है समुद्रगुप्त की 4 नीतियों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, 4 नीतियों का उल्लेख मिलता है और इन्हीं 4 नीतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अपनाया गया था। जैसे एक सेकंड का मैं समय देंगे भाई। क्या मिलता है, इसमें 4 नीतियों को उल्लेख मिलता है और इसमें जो 4 नीति हैं वो है, एक है प्रसभोदरण की नीति। क्या है, प्रसभोदरण की नीति, प्रसभोदरण। और एक है ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, प्रसभोदरण, सर्वकरदानम, 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 ग्रहण मोक्ष, कन्योपायन, कन्योपायन। तो ये समुद्रगुप्त द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में नीतियां बनाई गई थीं। कन्योपायन की नीतियां विदेशी शासकों के खिलाफ अपनाई गई थीं कि अपनी बेटियों का विवाह क्या करोगे, हमारे साथ में करोगे, हमारे जमींदार के साथ में करोगे, या फिर हमारे परिवार में 2-2 3-3 विवाह हो जाते थे। इससे क्या होगा कि तुम विवाह कर दोगे तो फिर हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करोगे। सर्वकरदानम का मतलब क्या होता है, सभी लोग जो है कर देंगे जो है और राजा की अधीनता स्वीकार करेंगे। ग्रहण मोक्षानुग्रह, पहले राज्य को हड़प लिया और कुछ संपत्ति पैसा देने पर उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये क्या है, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति है। ये दक्षिण भारत में अपनाई गई थी। सर्वकरदानम की नीति जो है ये आटविक राज्य, जो जंगली राज्य थे जबलपुर क्षेत्र के राज्य, उन पर अपनाई गई थी। कन्योपायन की नीति जो है पश्चिम भारत में अपनाई गई थी। प्रसभोदरण का मतलब होता है जो आप लोग क्या करेंगे, हमारे दरबार में आकर के क्या करेंगे, सर झुकाएंगे और जो है हमारी आज्ञा मानेंगे। तो ये 4 नीतियां अपनाई गई थी। इसमें जो हमें दक्षिण भारत के संदर्भ में बात करनी है तो वो है आपकी ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। तो चलिए देखते हैं और इसे समझते हैं। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। ये परिचय के रूप में हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति लेख के अनुसार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण अभियान के दौरान ग्रहण मोक्षानुग्रह, हाईलाइट करिए गए से, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया गया था। इसका मतलब क्या होता है कि प्रथमतः राज्यों पर आक्रमण किया और राज्यों का अधिग्रहण किया, बाद में अर्थदंड यानी कि कुछ जुर्माना या धन प्राप्ति पर मुक्त कर दिया। ये समुद्रगुप्त की समझदारी थी, वरना दक्षिण भारत में भाई कौन पाटलिपुत्र से नियंत्रण करता है, तो उसने कुछ धन प्राप्ति कर लिया और छोड़ दिया। अगले देखते हैं कि दक्षिण विजय अभियान में समुद्रगुप्त द्वारा 12 राज्यों पर विजय प्राप्ति की गई। प्रथम जो राज्य था वो था करौल, करौल जो है प्रथम राज्य था, और अंतिम राज्य जो था कांची था। और 12 राज्य तो यहाँ पर लिख नहीं सकते कि प्रत्येक शासक का जिक्र करें क्योंकि हमारे पास में स्पेस नहीं है। अब इतना सा निष्कर्ष बता देंगे कि अतः उपरोक्त नीति समुद्रगुप्त के सूझबूझ का परिणाम थी क्योंकि पाटलिपुत्र से नियंत्रण संभव नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां बताइएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त काल का प्रथम स्वतंत्र शासक था, 319 ईस्वी में शासक बना हुआ था। इसकी उपलब्धियां ये थी, देखिएगा। सबसे पहले शासक कौन हुआ, श्रीगुप्त हुआ। श्रीगुप्त के बाद में कौन हुआ, घटोत्कच हुआ, घटोत्कच हुआ। और घटोत्कच के बाद में कौन हुआ, चंद्रगुप्त जो है प्रथम शासक बनता है, द्वितीय नहीं प्रथम है। और ये तो क्या थे, किसी के अधीन शासन करते थे, राजा के रूप में थे। लेकिन ये क्या बना, महाराजा धीराज बना हुआ था और पहली बार इसने स्वतंत्रता घोषित की हुई थी। तो इसकी अचीवमेंट बताना है, क्या क्या उपलब्धियां थी इसकी, उसकी बात करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। घटोत्कच के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 तक शासक बना, जिनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, निम्नलिखित हैं। पहली उपलब्धि क्या है,
महाराजा धीराज की उपाधि। देखिए अभी जब उनके क्या थे, पूर्वज जो है राजा के रूप में किसी के अधीन शासन करते थे और फिर महाराजा धीराज यानी स्वतंत्र शासक बन जाना, ये निश्चित रूप से क्या थी, उपलब्धि थी। इसकी उपाधि ग्रहण की थी और ऐसा करने वाला क्या था, प्रथम गुप्त शासक था। दूसरी है इसकी वास्तविक संस्थापक। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि जिस कार्य के लिए हम किसी चीज़ को कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं, जब उसकी वास्तविक उपलब्धि मिलना शुरू हो जाती है तो उसे वास्तविक संस्थापक कह देते हैं। संस्थापक तो होता है शुरुआती लेवल पर जब काम हो जाता है तो उसे संस्थापक कह दिया जाता है। तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 319 ईस्वी में इसने अपने शासन को जो है क्या किया था, स्वतंत्र सत्ता के रूप में घोषित किया था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो पड़ोसी राज्यों के चैलेंज होता है ना भाई, कि अगर क्षमता है तो जीत लीजिए, अन्यथा हम तो स्वतंत्र है ही, इसलिए वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर कोई जीत लेता है तो ठीक है, अगर नहीं जीत पाया तो फिर क्या है, उसका राज्य स्वतंत्र हो गया। तीसरी जो इसकी उपलब्धि थी वो थी कुमार देवी से विवाह कर लिच्छवियों से कुशल संबंध स्थापित किए। अब लिच्छवी यूँ समझ लीजिएगा कि प्राचीन काल के गुंडा लोग हैं। क्या है, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनका दबदबा अच्छा होता था काफ़ी, ये जो है डाकू बनने टाइप के थे, डाकू टाइप के थे। तो अभी भी क्या है भाई, अगर किसी गुंडा व्यक्ति से आपका संबंध हो जाए तो क्या हो जाता है, चारों तरफ दबदबा हो जाता है कि उसके साथ में घूम रहा है, दाऊ जी के साथ में घूम रहा है, विधायक जी के साथ में घूम रहा है। तो ऐसे ही था, कुमार देवी से विवाह कर लिया था तो जो है काफ़ी जो है कहीं ना कहीं इसके जो है राज्यों में दबाव हो गया था कि जो है इनके संबंध इनसे हैं। अगली बात करते हैं, इसने जो है राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए हुए थे। तो जिस ये 319 ईस्वी में जब शासन शुरू किया था तो राजा रानी, रानी का मतलब है यहाँ कुमार देवी, राजा का मतलब है चंद्रगुप्त प्रथम, सोने का सिक्का था। एक तरफ जो है इन दोनों के जो है चित्र अंकित हुए थे राजा रानी के, और एक तरफ जो है दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था। ये क्या था, राजा रानी प्रकार का सिक्का था। और ध्यान रखिएगा, मैं अभी चर्चा नहीं किया हूँ, सिक्का चलाना इतना आसान नहीं होता है। किसी भी मुद्रा का निर्माण करना, इतिहास में आपको बहुत कम शासक मिलेंगे जिसने मुद्रा का निर्माण किया हुआ है, क्योंकि मुद्रा व्यवस्था चलाना कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धता का भी सूचक होता है। किसी भी राज्य में आर्थिक समृद्धता का भी सूचक होता है। अगर आपके पास में संपत्ति होगी तभी आप सोने के सिक्के जारी करवा पाएंगे, और इनको बड़ी मात्रा में जो है सोना होगा तभी ये संभव है, तकनीकी भी होगी। जो कोई भी सोने के सिक्के जारी करवाता था निश्चित रूप से उसका राज्य समृद्ध होता था। बताइए भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में कितने लोगों ने सोने के सिक्के जारी करवाए थे? तो आपको गिने चुने 2-4 शासक जो है देखने को मिल जाएंगे। तो क्या शासक नहीं थे? क्या इतने बहुत सारे शासक थे। अगली बात करते हैं कि 319 ईस्वी में गुप्त संवत जारी किया हुआ था और इसकी जानकारी मथुरा लेख से मिलती हैं। ये क्या थी, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां थी। निष्कर्ष क्या बताएंगे, अतः चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस स्वतंत्र गुप्त राज्य की नींव रखी थी उसकी पराकाष्ठा समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पहुंची तथा इतिहास का स्वर्ण काल के रूप में इसे जाना गया। इस प्रकार से निष्कर्ष लिखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किस प्रश्न की, जो हमारा अंतिम प्रश्न है 11 नंबर का, कि स्वर्ण युग की अवधारणा यहाँ पर समझाना है आपको। और क्या स्वर्ण युग की अवधारणा बताइए, स्पष्ट कीजिए कि क्या गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाना चाहिए कि नहीं कहा जाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए स्वर्ण युग की कुछ ना कुछ अवधारणा होती है कि स्वर्ण युग आपको ये पता चल जाए कि भाई स्वर्ण युग किसे कहते हैं, और फिर आप जिस काल को कहना चाहते हैं, जिस समय को स्वर्ण युग कहा गया है, उसकी विशेषताओं से इसकी तुलना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह समय स्वर्ण युग था या नहीं था। चलिए देखते हैं स्वर्ण युग क्या है। स्वर्ण युग से आशय विकास की उस अवधारणा से है। ध्यान रखना, परिभाषा जो है किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, शब्दों को तोड़कर मेरी खुद की परिभाषा रची हुई है। तो आप जो है इसे चाहें तो याद कर सकते हैं। किताब की भाषा जो है काफ़ी डिफिकल्ट मुझे लगी थी। तो स्वर्ण युग से आशय विकास की उस अवधारणा से है। क्या? विकास की उस अवधारणा से है जिसमें किसी कालखंड में, यानी कि किसी समय में, किसी कालखंड में जीवन के सभी आयामों में चरम उन्नति देखने को मिलती है। तो स्वर्ण युग क्या है? स्वर्ण युग क्या है? यह एक विकास की अवधारणा है। क्या है? विकास की अवधारणा है। जब किसी समय विशेष में क्या होता है और सभी आयामों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, इन सभी आयामों में चरम विकास देखने को मिलता है तो उसे क्या कह देते हैं, स्वर्ण युग कह दिया जाता है। उसके बाद ऐसा ना हुआ हो। तो क्या गुप्त काल में ऐसा विकास हुआ था? हमें तो वो विशेषताएं देखने से पता चलेगा।
गुप्त काल में विकास तथा चरम उत्कर्ष की निम्न विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। देख लेते हैं एक एक करके विशेषताएं। अगर आप देखेंगे राजनीतिक स्तर पर तो ये महान सम्राटों का समय था, क्या महान शासकों का समय था। आप देखेंगे चाहे वो चंद्रगुप्त प्रथम हो, चाहे वो समुद्रगुप्त हो या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हो। चंद्रगुप्त प्रथम ने जहाँ एक जड़ का काम किया था, वहीं समुद्रगुप्त ने जो है नेपोलियन का दर्जा प्राप्त किया था। लगभग 30 से अधिक राज्यों में विजय प्राप्त की थी। जीवन में कभी 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 पराजित नहीं हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय सांस्कृतिक स्तर पर बहुत मशहूर व्यक्ति था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे। अभी हालांकि ये हमारे इतिहास की विडंबना है कि हम प्रमाणिक तौर पर ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों अलग अलग हैं और नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, अभी ये इतिहास में क्लियर नहीं है। जहाँ मध्य प्रदेश में एक वंश है गर्दभिल्ल वंश, वहाँ भी यही नवरत्न पढ़ते हैं और ये भी यही नवरत्न पढ़ते हैं। तो यहाँ इतिहास में रिसर्च की आवश्यकता है। तो सांस्कृतिक स्तर पर बड़ी उपलब्धि इसके समय पर है। जैसे ये क्या हुए, महान शासक हुए, समस्त आयामों के महत्व को समझा, जिन्होंने ऐसे जो महान शासक हुए जिन्होंने जीवन के सभी आयामों के महत्व को समझा और उस पर कार्य किया। दूसरी बात करें तो दूसरी विशेषता थी विदेशी सत्ता का अंत। तो स्वतंत्रता भी कहीं ना कहीं क्या होती है, एक जो है विकास का सूचक। अगर किसी के दबाव में रहेंगे तो विकास कैसे कर सकते हैं। तो गुप्त सम्राटों ने शकों और कुषाणों को क्या किया था, अंत किया था। और शकों को जीतने के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करवाया था, सभी को एक एक चांदी का सिक्का जारी दिया था, जिसे रूपक कहते थे। रूपक कहते मालवा क्षेत्र में बांटे हुए थे। तो विदेशी सत्ता का अंत कर दिया। अगली विशेषता की बात करें, राजनीतिक एकता। तो देखें तो गुप्तों ने क्या किया था, अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया था और जीतने के पश्चात में क्या किया था, उनको जोड़ा था और जोड़ करके एक जो बड़ा राज्य बनाया हुआ था। तो राजनीतिक एकता थी। अगली देखते हैं, आंतरिक शांति तथा प्रजा की समृद्धि। तो ये भी एक बड़ी विशेषता होती है विकास की। अगर जनता खुश नहीं है, उन्हें दुख है, आपने टैक्स इतना लगा दिया को, हमने बड़ी बड़ी मंजिलें बनवा दी। जैसे ये मुगल काल में देखते हैं, शाहजहाँ के समय को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, लेकिन इसने टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया था कि ताजमहल बनवाने में जो है जनता के जो है कई लोगों के बहुत कष्ट मिला हुआ था। भले ही ताजमहल बनकर खड़ा हुआ था, लेकिन इतना टैक्स लगा दिया कि जनता परेशान हो जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं एक कमी के रूप में भी हो जाता है। तो आंतरिक स्तर पर विद्रोह नहीं हुए, ये बात है करता है भाई। आंदोलन कब होते हैं, सरकार के खिलाफ में आंदोलन कब होते हैं, जब कोई ना कोई कमी होती है तभी आंदोलन होते हैं। आंदोलन नहीं हो रहे हैं तो मतलब सरकार से लोग खुश हैं। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था। मैंने पहले ही बताया कि सोने का सिक्का चलवाना जो है समृद्ध अर्थव्यवस्था का सूचक होता था। शासकों की उदारता थी। जैसे विक्रमादित्य ने सभी को क्या किया था, एक एक चांदी का सिक्का जारी किया था, जिसे रूपक कहते थे। सड़क तथा नहर सरोवरों का निर्माण करवाया गया था। धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। यह हिंदू धर्म के उत्थान का युग था। यद्यपि जैन तथा बौद्ध धर्मों का भी विकास हुआ था। अब ये मत कह दीजिएगा कि भाई हिंदू धर्म का समय था तो गुप्त शासक जो हिंदुओं के प्रतिनिधि थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने बाघ की गुफाओं का निर्माण करवाया हुआ था, अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया हुआ था। ये दोनों की दोनों जो है बौद्ध धर्म संबंधित क्या है, गुफाएं हैं। सुल्तानगंज की जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, ये भी धातु की बनी हुई है, गौतम बुद्ध जी की। सारनाथ का जो है बुद्ध प्रतिमा है, ये जो है बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता का समय था। महान विद्वानों का ये समय था, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे बराहमिहिर हो, चाहे कालिदास हो, चाहे चरक हो, जैसे अनेक विद्वान हुए। यकीन मानिए यहाँ पर थोड़ा सा शब्द सीमा की बंधन था, न था हम बहुत विस्तार में भी लिखता, लेकिन मुझे कम से कम 10 से 11 आयाम दिखाए थे, भले ही मैं संक्षिप्त में दिखाऊं। तो 6 आयाम दिखा चुका हूँ। अगली बात करते हैं, तो ये विद्वान हुए, इन्होंने भी क्या है, वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। स्थापत्य का विकास, अब देखो वहाँ राजनीतिक स्तर पर विकास हुआ, सामाजिक स्तर पर विकास हो गया और वैज्ञानिक स्तर पर विकास हुआ। ये कला के स्तर पर विकास है, कला के स्तर पर। अब आपके पास में जो अगर स्पेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं होगा, अगर इतना लिख चुके हैं तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, क्योंकि आप कीवर्ड के रूप में यहाँ पर बता पाएंगे, लेकिन आपका ये आयाम फुल गिना जाएगा। आप मंदिर स्थापत्य के बारे में बताएंगे, स्थापत्य के विकास में मूर्ति कला के बारे में बताएंगे, गुफाओं के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो है बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे इस समय पर, लेकिन आपको 2-3 के माध्यम से उदाहरण दे देने हैं। जैसे दशावतार मंदिर, ये झांसी में स्थित है, यहाँ पर विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है। भूमरा का शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश के जो है सतना में जिले में स्थित है, नागौद सतना में स्थित है। सारनाथ का धमेक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो ये जो है मंदिरों का निर्माण हो गया, स्थापत्य का निर्माण हो गया, जो धार्मिक स्थापत्य हो गई। मूर्ति कला में देखेंगे आप, यहाँ पर जो है गंगा यमुना की मूर्तियाँ, जो मकर वाहिनी गंगा, इनकी मूर्तियाँ जो है मंदिरों के जो है
जो गेट होता है, गेट के बगल में जो मूर्तियाँ इनकी दिखाई बननी मिलती हैं, तो इन्हीं के समय पर शुरुआत हुई थी। गंगा यमुना की मूर्तियाँ, जटाजूटधारी शिव की मूर्ति भी जो है इन्हीं के समय पर बनी हुई थी। सुल्तानगंज की बौद्ध प्रतिमा, ये सभी दर्शाते हैं कि गुप्त काल में न केवल राजनीतिक विकास हुआ था बल्कि कला के स्तर पर भी पर्याप्त विकास हुआ था। गुफाओं की बात करें तो गुफाओं में बाघ की गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में हैं। सतनार की गुफाएं ये तमिलनाडु में है। अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में हो सकता है। सतनार की गुफाएं ये तमिलनाडु में हैं, तो ये भी ध्यान रखने का। तो ये क्या है, स्थापत्य के क्षेत्र में विकास हो गया। मैंने बहुत संक्षेप में यहाँ पर बताया है, लेकिन आयाम आपका पूरा गिना जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी मैंने 3 शैलियों में डिवाइड कर दिया है। अगले प्रश्न की अगला बात करते हैं, तो इसमें देखेंगे इसी के समय पर गुप्त काल में साहित्य रचना दिखा सकते हैं आप, साहित्य के क्षेत्र में विकास दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर नाटक, एक एक उदाहरण ही बताएंगे, ज़्यादा बताएंगे आपका जो स्पेस खत्म हो जाएगा। तो नाटक देखेंगे, कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम का नाटक किया हुआ था, रचना लिखी हुई थी। और विशाखा दत्त ने जो है देवी चंद्रगुप्तम की रचना की हुई थी। कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा कि इसी में एक कहानी मिलती है कि शकों का उन्मूलन करने के लिए चंद्रगुप्त ने स्त्री का भेष बनाया था विक्रमादित्य ने। महाकाव्य में देखेंगे तो महाकाव्य में आपको रघुवंशम महाकाव्य देखने को मिलता है जो कालिदास द्वारा लिखे थे। कुमार संभवम भी आपको देखने को मिल जाता है, दोनों महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखे गए थे। धार्मिक क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो स्मृति ग्रंथ हैं उनकी अधिकांश स्मृतियाँ इसी समय पर लिखी गई थी और अधिकांश पुराणों की रचना भी इसी समय पर हुई थी। हालांकि मनुस्मृति पुरानी है, याद रखिएगा, लेकिन काफ़ी स्मृतियाँ, नारद स्मृति, पराशर स्मृति जो है ये यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वैज्ञानिक के क्षेत्र में साहित्य देखेंगे तो आर्यभट्टियम पुस्तक हो गई, बृहत संहिता हो गई, ब्रह्मगुप्त की हो गई, और भी जो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सभी इसी टाइम पर ही लिखी गई थी। अगली बात करते हैं धातु विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो महरौली का जो लौह स्तंभ है चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अभिलेख है जो दिल्ली में स्थित है, ये लोहे का बना हुआ है, अभी तक उसमें जंग नहीं लगा हुआ। ये इस बात का सूचक है कि उस टाइम का धातु विज्ञान कितना मजबूत रहा होगा। इसका प्रमुख उदाहरण है, दिल्ली में स्थित है। सुल्तानगंज की बौद्ध प्रतिमा भी इसमें लिख सकते हैं। आर्थिक समृद्धि का युग था, इसमें सोना चांदी के सिक्के चलते थे। रूपक चांदी का सिक्का था, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलवाया गया था। राजा रानी प्रकार का सिक्का जो था चंद्रगुप्त, यहाँ प्रथम लिखेंगे, राजा रानी प्रकार के सिक्के में चंद्रगुप्त प्रथम का सिक्का था। अब निष्कर्ष बता देंगे, क्या ये स्वर्ण युग था, तो इससे पता चलेगा आपको। अतः उपर्युक्त विशेषताओं की तुलना यदि स्वर्ण युग की अवधारणा से की जाए तो प्राचीन काल में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में थी। निसंदेह गुप्त काल एक स्वर्ण युग था। इस प्रकार से हमने क्या देखा, गुप्त काल की आज आंसर राइटिंग देखी, और हम मिलते हैं अब अगली क्लास में। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा जहां आपकी कॉपी चेक होती है आंसर राइटिंग की, और वहां पर जो है डेली प्री के लिए टारगेट होता है। ये एक बार आप क्या कर लीजिएगा कि जो है ये अभी एक बार तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जिस दिन एमपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन आएगा 2026 के लिए, दिसंबर में आएगा, उस दिन से हम एक एफएलटी जारी करेंगे या फिर क्या टॉपिक वाइज जो है एक एक पॉइंट उठाएंगे और उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रतिदिन करेंगे। इससे क्या होगा, परीक्षा तक आपके पास कम से कम 10,000 प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। तो आप हमारे साथ में जरूर जुड़िएगा, और ये सब कुछ क्या है निःशुल्क होगा, याद रखिए, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप टेस्ट सीरीज भी लेंगे ना तो कम से कम उसकी कीमत आपको 500 से 1000 रुपये देखने को मिलेगी, और लिमिटेड चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी, और आप जो है अकेलापन महसूस करेंगे। यहाँ पर टारगेट के साथ में पढ़ाई का जो है एक अवसर आपको, वातावरण भी मिल पाएगा। चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा हो जुड़िएगा हमसे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।